अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज से जो है हम अपनी बायोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं। बायोलॉजी की क्लास जो है बेसिकली इसके लिए जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं वो है कैम्पबेल एंड रीस। अच्छा, इसका जो हम एडिशन यूज़ कर रहे हैं वो है 12th एडिशन, जिसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब वो उस PDF को लेके पढ़ाना ईजी तो था, बट वो थोड़ा सा बुकिश और लाइक रीडिंग वाला हो जाता, तो मैंने इसकी प्रॉपर थोड़ा उसी बुक से ही समराइज़ करके स्लाइड्स बनाई हैं, लेकिन हम फॉलो बिल्कुल बुक को ही कर रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर है वो है एवोल्यूशन, द थीम्स ऑफ बायोलॉजी एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चैप्टर के नेम से। ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हम देख रहे हैं। फर्स्ट इज़ द एवोल्यूशन, सेकंड इज़ द बायोलॉजी, और तीसरी जो चीज़ है वो है साइंटिफिक इंक्वायरी। तो वन बाय वन पहले हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हम समझते हैं, सबसे बेसिक जो हमें पता होना चाहिए वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी को अगर हम 2 टुकड़ों में डिवाइड करें, बायो और लॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ, यानी बायोलॉजी ऐसी चीज़ की स्टडी है जिसमें हम लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, द सेकेंड वन हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी थी वो थी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को अगर हम खालिस उर्दू में बात करें तो इसको कहते हैं इर्तिका। ठीक है, और अगर हम बायोलॉजी के सेंस में इसकी डेफिनेशन देखें तो एवोल्यूशन है क्या? एवोल्यूशन इज़ द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज़ ओवर सेवरल जनरेशंस एंड रियलाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में समझें तो एवोल्यूशन बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज दैट टेक्स प्लेस ओवर मैनी जनरेशंस ड्यूरिंग विच स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स स्लोली चेंज सम ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी एवोल्यूशन है क्या? एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंजिंग है। ग्रेजुअल चेंज हम किस चीज़ को कहते हैं? जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ होता है। ठीक है, ये किसी के भी अंदर हो सकता है, एनिमल में हो सकता है आपके, ठीक है, प्लांट में हो सकता है, या फिर इंसेक्ट्स में कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम एवोल्यूशन की एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या क्या हो सकती हैं? हमने पहले भी अपनी क्लासेस में जो है एवोल्यूशन के बारे में काफ़ी पढ़ा है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी हमने पढ़ी है। बेसिकली जो थ्योरी हमारे पास थी चार्ल्स एंड डार्विन की थ्योरी जो थी। ठीक है, अच्छा इस थ्योरी का भी चले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये थ्योरी क्या थी? ये थ्योरी ये थी कि descent with the modification, the idea that species change over time gives rise to new species and share a common ancestors। यानी वक्त के साथ साथ जो स्पीशीज़ हैं वो चेंज होती हैं और एक स्पीशी से न्यू स्पीशी जो है वो निकलती है। अच्छा, अब स्पीशी निकलती है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स जो होंगे वो अपने एंसेस्टर्स वाले ही पाए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एवोल्यूशन की कुछ थ्योरीज़ और भी हैं। अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेसिकली क्या है कि एवोल्यूशन इज़ एसेंशियली दैट ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट एज अ न्यू हेरिटेबल ट्रेट्स दैट हेल्प देम सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस्ड आर पास्ड ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, जैसे आप इसको इस तरह से आसान लफ्ज़ों में समझें कि एवोल्यूशन है क्या? सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग भी हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज़म जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने अंदर कुछ चेंजिंग्स लेके आता है। ठीक है, जिसमें हमने अपनी पुरानी क्लासेस में कुछ थ्योरीज़ पढ़ी, जिसके अंदर हमने स्नैक्स की पढ़ी थी कि सांप जो हैं उनके पहले पैर हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि उनको शिकार जो कर लेते थे दूसरे जानवर, तो उससे बचने के लिए उनको छोटे छोटे गारों में, गुफाओं में
जाके रहना पड़ता था। अब उसके लिए जब उन्होंने अपने लेग्स की मूवमेंट यूज़ करना छोड़ दी, ठीक है, अपने लेग्स को इस्तेमाल करना छोड़ दिया, तो वक्त के साथ साथ उनकी लेग्स जो हैं वो डिसअपियर हो गई। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको अगर हम एवोल्यूशन की ज़बान में देखें तो ये कह सकते हैं कि स्नैक्स जो है वो जो निकले हैं, उनके जो पुराने एंसेस्टर्स हुआ करते थे, दे हैज़ लेग्स, ठीक है। बट वक्त के साथ साथ जिस तरह उन्होंने उसका इस्तेमाल करना छोड़ा, तो वो जो है ये कह लें कि उन्होंने दे एडेप्ट चेंज, तो जो उनकी लेग्स थी वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई। जो उनकी नेक्स्ट स्पीशीज़ या उनकी जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, तो उनके अंदर बिल्कुल ही वो लेग्स जो है वो डिसअपियर हो गई। अब वो लेग्स बहुत प्रॉपर बड़ी बड़ी लेग्स नहीं हुआ करती थी, बट ये कह लें कि छोटी छोटी सी, आप ये कह लें कि जैसे कि चुक्कलियों की होती हैं, इस टाइप की उनके अंदर भी बाकायदा लेग्स हुआ करती थी, ठीक है। इसी तरह हम आगे अभी कुछ और मज़ीद चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से एवोल्यूशन जो है वो लिविंग थिंग्स एडॉप्ट कर रहे होते हैं और किस तरह से उसको एडॉप्ट करने के बाद वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी का वर्ड हमने समझा, एवोल्यूशन हमने समझा। अब हम तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। जो हमारा तीसरा वर्ड था वो था साइंटिफिक इंक्वायरी। तो अगर हम साइंटिफिक इंक्वायरी की डेफिनेशन की बात करें तो साइंटिफिक इंक्वायरी रेफर्स टू द डाइवर्स वेज इन विच साइंटिस्ट स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड एंड प्रपोज एक्सप्लेनेशंस बेस्ड ऑन द एविडेंस ड्राइव फ्रॉम देयर वर्क, ठीक है। तो साइंटिफिक इंक्वायरी की एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं? इसमें हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमें देखना हो, डू सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, या डज स्टीयरिंग अ लिक्विड इंक्रीज द रेट एट विच इट रीचेज द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब चीज़ें हम कोई भी चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए हम साइंटिफिक इंक्वायरी को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें साइंटिफिक इंक्वायरी की कि ये क्यों ज़रूरी होती है, अगर हम इसको दो तरह से देखें, साइंटिफिक को हम अलग देखें, इंक्वायरी को अलग देखें। तो इंक्वायरी बेसिकली क्या होती है? इंक्वायरी इज़ कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक वेज ऑफ थिंकिंग बिकॉज दिस अलाउज आवर माइंड्स टू इंगेज इन फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटीज़। या इंक्वायरी क्या है? इज़ अ वे ऑफ आस्किंग ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑफ सम इवेंट्स, ठीक है। तो इंक्वायरी की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम किसी चीज़ को फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे होते हैं, या हमें उस चीज़ की क्यूरियोसिटी हो उसको मालूम करने की, ठीक है। अगर हम बात करें अब इसकी एक साथ पूरे वर्ड की, तो साइंटिफिक इंक्वायरी बेसिकली हमारे पास अ वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। अ वे ऑफ थिंकिंग दैट अलाउज अवर माइंड्स, जो कि हमारे दिमाग को अलाउ करती है टू इंगेज इन फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटीज़, कि वो कोई साइंटिफिक एक्टिविटी के पार्ट में इन्वॉल्व होके उसको जान सके। अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से होती है साइंटिफिक इंक्वायरी? द साइंटिफिक प्रोसेस इज टिपिकली स्टार्ट विद एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट चीज़ होती है साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए वो होती है उस चीज़ की ऑब्जर्वेशन। हमें जिस भी चीज़ को फाइंड आउट करना हो उसकी हम सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। देन हम उसकी कोई हाइपोथेसिस की तरफ जाएंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस के बाद हम मेक अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, कोई प्रेडिक्शन करेंगे। यानी आपने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन में आपने क्वेश्चंस वगैरह पूछे, फिर आपने उसका एक हाइपोथेसिस की तरफ गए, ठीक है। हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप उसकी कोई प्रेडिक्शन करेंगे, प्रेडिक्शन करने के बाद आप उस प्रेडिक्शन पे कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट के बाद आप उस एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। एनालाइज करने के बाद आपके पास दो रिज़ल्ट आ सकते हैं, ठीक है, कि आपने एनालिसिस किया अपनी ऑब्जर्वेशन का, अपने डेटा का, और आपको दो तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। आइदर आपके हाइपोथेसिस को वो डेटा जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा, और या फिर नॉट सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको जो भी आपने एनालिसिस करी, जो भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, देन आप उससे उसका क्या कर रहे होंगे? रिपोर्ट जनरेट कर रहे होंगे अपने रिज़ल्ट की, ठीक है। तो इस तरह से कुछ साइंटिफिक प्रोसेस को हम डील कर रहे होते हैं साइंस के अंदर, ठीक है।
अब हमने ये टर्मिनोलॉजीज़ को समझा है, अब हम अपने बेसिक पूरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे चैप्टर में। जो कॉन्सेप्ट हमारा 1.1 है वो है द स्टडी ऑफ लाइफ रिवील्स यूनिफाइंग थीम्स। अब जब जैसे जैसे साइंटिस्ट ने लाइफ की स्टडी करी, उनको कुछ चीज़ें फाइंड आउट हुई, जिसमें हमारे पास 5 यूनिफाइंग थीम्स उनको मिली। नंबर 1 जो है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन, थर्ड वन इज़ द एनर्जी एंड मैटर, फोर्थ इज़ द इंटरेक्शन एंड फिफ्थ इज़ द एवोल्यूशन। अब हम इसको भी वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 जो हमारे पास थीम है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हम किस चीज़ को कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजी शोज द ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। लाइक हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल से एक ऑर्गेनिज्म बनने तक का सफ़र। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे पास सेकंड चीज़ है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इन बायोलॉजी इज हेल्ड इन डीएनए विच टेल्स अ सेल व्हाट टू डू एंड इज पास डाउन टू अदर सेल। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है हमारे पास बायोलॉजी के अंदर? जैसे कि हम बात कर सकते हैं डीएनए की। डीएनए में हमारे पास जो है वो बॉडी के जो जितनी भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो इनक्लोज्ड होता है। अच्छा, जो कि सेल्स को इस चीज़ के बारे में भी गाइड कर रहा होता है कि सेल को क्या करना और क्या नहीं करना, और ये डीएनए मटेरियल हमारा एक सेल से दूसरे सेल की तरफ भी आगे ट्रांसफ़र हो रहा होता है। थर्ड वन इज़ द एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी एंड मैटर की अगर हम बात करें, ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज एनर्जी एंड मैटर एज एनर्जी यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द सन और अदर सोर्सेज एंड मूव थ्रू द इकोसिस्टम। ठीक है, तो किस तरह से कि अगर हम बात करें सबसे मेन एनर्जी की सोर्स का, तो हमारे पास सन होता है। सन से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी ले रहा है, लाइक प्लांट, उसके बाद वो आगे अपने इकोसिस्टम में वो एनर्जी दे रहा है। लाइक उस प्लांट को कोई और खाएगा आके एनिमल, देन उस एनिमल को कोई और खाएगा, तो इस तरह से ओवरऑल वो एनर्जी का जो है वो फ्लो पूरी की पूरी हमारे इकोसिस्टम में आगे बढ़ रहा होता है। द थर्ड इज़ द इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिज्म interacts with their environments and other organisms to benefit either themselves or both। तो जिस तरह हम देख रहे होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा होता है या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन कर रहा होता है। ये इंटरेक्शंस वो किस लिए कर रहे होते हैं? टू बेनिफिट आइदर देमसेल्व्स, या तो अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, या फिर म्यूचुअल बेनिफिट भी हो रहा होता है इसके अंदर कि ऑर्गेनिज्म ने खुद भी उस चीज़ से फ़ायदा उठाया और सामने वाले को जिससे उससे फ़ायदा लिया उसको भी बदले में फ़ायदा पहुंचाया। तो इस तरह के इंट्रैक्शंस जो हैं हमारे पास दुनिया में हो रहे होते हैं, जैसे कि द क्लॉन फिश एंड द सी एनिमोन। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है आखिरी जो पार्ट है वो है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन को हमने अभी डिटेल में समझा। ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व व्हेन अ रैंडम चेंज seems to increase the chances of survival and thereof increasing changes of reproduction with the change. For example, the beak of the birds to help them with eating certain things. ठीक है, इस तरह से हमने ये 5 यूनिफाइंग थीम्स देखी अपनी बायोलॉजी की। ये हमारा था कॉन्सेप्ट नंबर 1.1। अच्छा, इसी से रिलेट हमारे पास आगे है, तो हमारे पास बुक में ये एक डायग्राम दी गई है। अगर हम इसको देखें तो इसमें बेसिकली वो 5 यूनिफाइंग थीम्स बताए जा रहे हैं। जो फर्स्ट हमारे पास था वो था ऑर्गेनाइजेशन। द स्ट्रक्चर, यहाँ से देखें, द स्ट्रक्चर फिट्स फंक्शंस एट ऑल लेवल्स ऑफ माउस। एक माउस की एग्जांपल देके जो हमारा 5 थीम्स हैं उसको समझाया जा रहा है। अगर हम एक माउस के ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उसके अंदर हर चीज़ बहुत बहुत प्रॉपरली अल्लाह ताला ने फिक्स रखी है। लाइक उसके ऑर्गन्स, देन ऑर्गन्स के अगर हम मज़ीद अंदर जाएँ तो टिश्यूज़ होते हैं। वो टिश्यूज़ किससे मिलके बन रहे होते हैं? सेल्स से मिलके बन रहे होते हैं, सेल्स मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, तो इस तरह की एक प्रॉपर जो है हमारे पास अरेंजमेंट है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल था वो था इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन अ डीएनए डिटरमाइंस एज अ माउस फर कलर। ठीक है, अब ये माउस है, इसके अंदर भी डीएनए है। अब वो डीएनए भी स्पेसिफिक
जो है वो इंफॉर्मेशन रखा हुआ होता है अपने पास स्पेसिफिक चीज़ों की, लाइक इस माउस के फर का कलर कैसा है वो कौन बताएगा, वो डीएनए बताएगा, डीएनए के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए की क्या कहती है कि जो माउस का फर कलर है वो इनकोड हुआ है किस फॉर्म में, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में डीएनए के अंदर। तो उसके बाद हम चलते हैं तीसरी चीज़ है हमारे पास एनर्जी एंड मैटर। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम देखें, एनर्जी फ्लोज वन वे फ्रॉम द सन से एनर्जी आई प्लांट के पास से फिर वो प्लांट से किसने ली, इस माउस ने ली। मैटर साइकिल्स बिटवीन अ माउस एंड इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। और इस तरह से जो है वो मैटर साइकिल उसका माउस और उसके इन्वायरमेंट के अंदर बन गई, ठीक है। थर्ड हमारे पास है वो है इंट्रैक्शन। अब क्या होता है आगे जाके, आ प्लांट्स बीइंग ईटन बाय द माउस, उस माउस ने उस प्लांट को खाया। अब इस माउस को किसने शिकार बना लिया अपना, इस हॉक ने। अच्छा, ये जो है आर इंट्रैक्शन विद इन अ सिस्टम। इस तरह से ये हम साइंटिफिक जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी थी इंट्रैक्शन की वो इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था जो लास्ट वन था वो था एवोल्यूशन। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शंस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द फर कलर ऑफ दिस टू पॉपुलेशंस ऑफ माउस resembles their surroundings providing protection from predators, ठीक है। अब क्या है कि माउस का फर का कलर चेंज हुआ। अब क्या चेंज हुआ, एक माउस यहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि बीच माउस है, एक माउस है जो इनलैंड माउस है, और दोनों के कलर में क्या है, फ़र्क है। क्यों फ़र्क आया, इन्होंने ये फ़र्क जो है अडेप्ट किया अपने इन्वायरमेंट से। जो बीच माउस था, क्योंकि वहाँ पे अगर ये ब्राउन कलर का होता तो ये बहुत प्रोमिनेंट हो रहा होता बीच पे, तो बीच पे अपने आप को शिकार होने से बचाने के लिए माउस ने एडेप्टेशन करी और अपना फर का कलर जो है उसका वक्त के साथ साथ एडेप्टेशन से ग्रेजुअली चेंज हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे बायोलॉजी के 5 यूनिफाइंग थीम्स हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे एक पिक्टोरियल फॉर्म में समझाई हैं। देन हमारे पास है एक पिक्चर जो कि फिगर नंबर 1.2 है बुक के अंदर, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। अब लाइफ को जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये रिकॉग्नाइज किया गया है बाय व्हाट लिविंग थिंग्स डू, ठीक है। वी रिकॉग्नाइज लाइफ बाय व्हाट लिविंग थिंग्स डू। इस पिक्चर में कुछ हाईलाइट्स हैं। अच्छा, फर्स्ट जो है ऑर्डर है, जो ये सनफ्लावर बना है इसके ऊपर लिखा है ऑर्डर। दिस क्लोजअप ऑफ अ सनफ्लावर इलिस्ट्रेट द हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स दैट कैरेक्टराइज लाइफ, ठीक है। अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखें सनफ्लावर के, तो कितना ज़्यादा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसका एक एक चीज़ जो है वो बहुत प्रॉपरली, एक एक बीज जो उसका सीड होता है अरेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम अगर देखें तो एनर्जी का प्रोसेस जो है हमारे पास, ये जो बटरफ्लाई बनी है ये वाली फिगर, एनर्जी प्रोसेसिंग। दिस बटरफ्लाई ऑब्टेन फ्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। द बटरफ्लाई विल यूज केमिकल एनर्जी स्टोर इन इट्स फूड्स टू पावर फ्लाइट एंड अदर वर्क, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस फ्लावर से जब उसने रस चूसा, उस रस को चूसने के बाद उसने उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किया और उसको एज अ पावर टू फ्लाइट यूज़ किया, उड़ने के लिए यूज़ किया और अपने दूसरे कामों के लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल किया। देन हमारे पास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे पास एक सीड से पौधा निकलता हुआ दिखा रहे हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन कैरीड बाय जीन्स कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज दिस ओक सीडलिंग। अच्छा, अब होता क्या है, हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पूरा उसका पैटर्न जो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है बॉडी की, और इसी कंट्रोल की वजह से एक प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम के बाद ही सीड में से जो है वो पौधा निकलता है और वो एक हाइट तक बढ़ता है। अगर इस पर कोई जेनेटिक कंट्रोल नहीं होता तो ये जो है इसकी डेवलपमेंट जो है वो एबनॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक प्रोसीजर रखा है जो कि एक स्पेसिफिक वे में कंट्रोल हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ दिस पैग्मी सी हॉर्स,
ठीक है, कैमोफ्लेज द एनिमल इन इट्स एनवायरनमेंट, सच एडेप्टेशंस इवॉल्व ओवर काउंटलेस generations by the reproductive success of those individuals with heritable traits that are best suited to their environment। ठीक है, तो एडेप्टेशन बेसिकली क्या है, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है यहाँ पे, जो कि ओवरऑल अपीयरेंस जो है इस पिग्मी सी हॉर्स की, उसको कैमोफ्लेज करी, यानी उसके इन्वायरमेंट से उसको मिला रही है। जो ये एडेप्टेशन है ये इवॉल्व करती है काउंटलेस जनरेशंस बाय द रिप्रोडक्टिव सक्सेस, यानी एकदम से ये एडेप्टेशन इसने नहीं कर लिया अपने अंदर, बल्कि ये इसके एंसेस्टर से ग्रेजुअली चेंजिंग्स आती गई और जो है ये काउंटलेस जनरेशन से गुजर के एक रिप्रोडक्टिव इसने सक्सेसफुली ऑफ दोज इंडिविजुअल्स विद हेरिटेबल ट्रेट्स। ठीक है, और ये बेस्ट सूटेड हो गया अपने इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट में हमारे पास है द वेनस flytrap of the left claws is trapped rapidly in response to the environmental stimulus of a grasshopper लैंडिंग ऑन द ओपन ट्रैप। जब ग्रास होपर इस वेनस फ्लाई ट्रैप पे आके बैठता है तो ये फ़ौरन से अपने आप को बंद कर लेती है। ये क्या रिस्पॉन्स है इसके इन्वायरमेंट का, यानी ये जो ग्रास होपर है ये इसके लिए एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस यानी हम ऐसी किसी चीज़ को कहते हैं जिसकी वजह से कोई भी रिस्पॉन्स इनिशिएट हो। ठीक है, अभी ग्रास होपर इस प्लांट के लिए क्या हो गया, एक स्टिमुलस हो गया। जब ये इस पे आके बैठेगा तो ये अपने आप को बंद कर लेगा, ये इसका रिस्पॉन्स है इसके इन्वायरमेंट के अगेंस्ट। अभी इसके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट में क्या है, ग्रास होपर है। इसके अलावा कोई फ्लाई भी हो सकती है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स जो है वो यही रहेगा अपने इन्वायरमेंट के अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलेशन। रेगुलेशन की अगर हम बात करें, द रेगुलेशन ऑफ blood flow through the blood vessels of this jackrabbit's hair help them maintain a constant body temperature by adjusting heat exchange with their सराउंडिंग एयर। ठीक है, अभी इसके बड़े बड़े से कान आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर जो है वो ब्लड की रेगुलेशन हो रही है। ठीक है, और इसकी ब्लड वेजल्स भी आपको नज़र आ रही होंगी इस कानों के अंदर इसके। अच्छा, ये इसकी मदद कर रही है बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, ताकि वो हीट का एक्सचेंज कर सके अपने सराउंडिंग एयर के साथ। ठीक है, और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रख सके। नेक्स्ट है हमारे पास ये जिराफ बना हुआ है, ये रिप्रोडक्शन की हेडिंग है यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। ठीक है, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी लिविंग थिंग है वो अपना ही जैसा ऑफ स्प्रिंग जो है वो रिप्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स थी। देन अब हम आगे जो है वो अपनी प्रॉपर 5 जो हमने थीम्स पढ़ी थी उसको देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर मज़ीद फिर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक्स थी। यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम वो प्रॉपर स्टार्ट करेंगे थीम्स को 1 बाय 1 देखना।